तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बीपीएससी टीआरई में पूछे जाने वाले जीके जीएस को कराऊंगा। हिस्ट्री से है 1 लिनियर, ताकि आप लोग को याद करने में ज़्यादा समय न लगे। इतिहास के सभी कालखंडों को, 3 कालखंडों को, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, सभी से जितने भी एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं सभी को इस सेशन में करने वाले हैं। अगर इस सेशन में कवर नहीं हो पाता है तो ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखेंगे। आइए आपको पहला सवाल के साथ वाकिफ कराते हैं। प्राचीन इतिहास काल से है, इसके बाद मध्य में आएंगे, फिर इसके बाद आधुनिक में। तो पहला है, प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। तो प्राचीन वस्तुओं के लिखा पढ़ी के बारे में, जानकारी के बारे में जो अध्ययन किए थे विलियम जोन्स ने। दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट है कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरालेख शास्त्र। अगला है कि दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरालिपि शास्त्र। अगर दस्तावेज का अध्ययन पूछेगा तो उसका हो जाएगा पुरालेख शास्त्र। अगर दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन पूछेगा तो पुरालिपि शास्त्र। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो नेक्स्ट सवाल है कि आरंभ में अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग होता था। तो अभिलेख या दस्तावेज दोनों एक ही शब्द है। उसमें अगर पूछेगा किस भाषा का प्रयोग होता था शुरू में, तो प्राकृतिक भाषा का, न संस्कृत न हिंदी। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। अगला है कि संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा शक नरेश रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में पूछेगा लिखा था। तो इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा में। इम्पोर्टेंट है सभी प्रश्न। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस राजा के हैं। तो इसका उत्तर होगा अशोक का। देखिए, टीचर एग्ज़ाम की चाहे आप लोग क्लास 1 से लेके 5 या 6 से लेके 8, 9 से लेके 10 या 11 से 12 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीके जीएस का पार्ट है, सभी के लिए पूछेगा। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी को आप लोग गांठ बांध लीजिए, इससे प्रश्न आना ही आना है और पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ ही आपको करा रहा हूँ, तो अवश्य ही इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि सबसे अशोक के नाम का उल्लेख किन अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो अशोक का जो नाम है वह कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है। तो गुर्जरा और मास्की से। नेक्स्ट है, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में है। तो मतलब अशोक द्वारा, जो अशोक राजा थे प्राचीन समय का, आपको बताएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। उनका जो अभिलेख था सर्वप्रथम किस भाषा में था। तो ब्राह्मणी लिपि में। और सबसे पूछेगा पहला अभिलेख किस लिपि, मतलब किस अभिलेखों का जो लिपि अध्ययन है, लिपि का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पुरालिपि शास्त्र। और पूछेगा अभिलेखों का केवल अध्ययन क्या कहते हैं। तो पुरालेख शास्त्र। लिपि पूछेगा तो लिपि लगा देना है, और लेख पूछेगा तो लेख लगा देना है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है कि ब्राह्मणी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। अशोक का तो ये तो जान गए कि ब्राह्मणी लिपि में सारा अभिलेख, अधिक से अधिक अभिलेख लिखा गया था, लेकिन उसको कौन पढ़ा अशोक के मृत्यु के बाद। तो वो पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था। तो 1837 में। अगला है कि फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख कहाँ से मिले थे। फिरोज शाह तुगलक जो हैं राजशासक का नाम है, अशोक के उनको 2 स्तंभ लेख मिला। कहाँ कहाँ से मिला। तो एक मिला था मेरठ से, दूसरा मिला था टोपरा से। यहाँ से अब आपका इम्पोर्टेंट चालू हो गया, और भी इम्पोर्टेंट। सिक्कों का अध्ययन क्या कहते हैं। इंग्लिश में देगा तो न्यूमेरोलॉजी बोलेंगे, और हिंदी में पूछेगा तो मुद्रा शास्त्र। अगला है कि आरंभिक सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, उन पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं है, ऐसे सिक्कों को क्या कहते हैं। तो ऐसे सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के बोलेंगे। पूछेगा सबसे अधिक आहत सिक्के किस काल में मिले हैं। अब रही बात आहत सिक्के किसे कहते हैं, तो वैसा सिक्का जो जिस पर कोई भी केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, उन पर किसी भी प्रकार का कुछ लिखा हुआ ना रहे, मतलब केवल संकेत रहेगा, केवल चिन्ह रहेगा, जैसे शेर का, किसी और का, जिनका जिनका जो प्रतीक होगा, टोपी का,
सिंहासन का केवल चिन्ह रहेगा, कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा कि 1 रुपया है कि 2 रुपया है। तो ऐसे सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के बोलेंगे। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक आहत सिक्के किस काल में मिले हैं? तो यह मिला है मौर्य काल में। सबसे अधिक आहत सिक्के मौर्य काल में। नेक्स्ट है कि मंदिरों में उत्तर भारत की मंदिर कला शैली को क्या कहते हैं? जो मंदिर का उत्तर भारत में है, यानी मान लीजिए भारत का उत्तर भारत कहाँ होता है? तो उत्तर भारत इन सभी के स्थलों पर जो मंदिर पाया गया, मंदिर कला की शैली मतलब ये जो मंदिर बनाया गया है, इस कला को किस तरीक़ा से बनाया गया है, इस कला को क्या कहते हैं? उत्तर की बात हो रही है, दक्षिण के लिए कुछ अलग होगा। दक्षिण नीचे, नक्शा में ऊपर, उत्तर। तो इसका जो कला है उस कला का नाम है नागर शैली। वहीं पे बात करें जब दक्षिण भारत की यानी कि नीचे वाले पर्सन की बात करें, इन सभी पर्सन की बात करें तो नीचे वाले को बोलेंगे द्रविड़ शैली। याद कैसे रखेंगे? देखिए, एक याद रखिएगा तो आपको दोनों याद हो जाएगा। एक है नागर और एक है द्रविड़। दोनों में देखिए शुरू में न आ रहा है और इसमें आ रहा है द्रविड़। तो नागर शैली किसका होगा? उत्तर का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? तो नॉर्थ होता है, NORTH। और द्रविड़ का क्या होता है? तो द्रविड़ का होता है दक्षिण। तो देखिए दोनों में समानता क्या है? इसमें भी द है और इसमें भी द है। इसमें एन है, इसमें भी एन है, यानी एन वाला किस में जाएगा? नागर शैली में। एन मतलब नॉर्थ। नॉर्थ से उत्तर भारत में मंदिरों बनाने की कला को नागर शैली और दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की कला को द्रविड़ शैली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मंदिरों में दक्षिण पथ की कला शैली को क्या कहता है? दक्षिणा पथ यानी मंदिर में जो, देखिए ये कोई मंदिर हो गया, तो मंदिर में कई संरचना रहता है। इसके उत्तर, इधर दक्षिण, उस साइड पीछे की तरफ पूरब और सामने की तरफ पश्चिम। तो दक्षिण पथ यानी ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो दक्षिण की तरफ जो कला का शैली है, किस कला के नाम से जाना जाता है? वेसर शैली। ये केवल मंदिर में पूछेगा। मंदिर में दक्षिण कला पूछेगा तो वेसर शैली। जैसे ही आपको पूछे उत्तर भारत के दक्षिण में, दक्षिण उत्तर दक्षिण के मतलब कि भारत के दक्षिण क्षेत्रों में मंदिर बनाने की कला, तो द्रविड़ शैली। तो आगे सवाल को पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि विभिन्न संस्कृतियों की पहचान किसके द्वारा संभव है? तो यह है मृदभांड। मृदभांड क्या है? तो मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन है, चीनी मिट्टी के बनाए गए बर्तन। उसी के आधार पर संस्कृति को पहचाना जाता है। इतिहास के प्रारंभिक समय की बात हो रही है। देखिए आपको बताए हैं पूरे इतिहास का प्रश्न को देख लेंगे जितने भी NCERT में है। इतिहास को टोटल 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ये सभी प्रश्न अभी प्राचीन के अंतर्गत कर रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास की विभिन्न संस्कृतियों की पहचान मृदभांड के आधार पे होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? मतलब हमारे समय, हमारे इतिहास के प्राचीन काल में जो साहित्य था भारत का, कितने भागों में उसे विभाजित किया गया है? तो उत्तर होगा 2 भाग में। कौन कौन सा? धार्मिक साहित्य, धार्मिकेतर साहित्य। हिंदू धार्मिक साहित्य जिसमें से हम लोग हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म के साहित्य को कितने भागों में? तो देख सकते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि हिंदू धार्मिक साहित्य है। आपको ऑप्शन में पूछेगा ये सभी में से कोई एक दे देगा, कोई एक दे देगा, पूछेगा ये सब क्या है, आरण्यक क्या है, रामायण क्या है। तो ये हो गया हिंदू धार्मिक का साहित्य। ठीक है, अब इस साहित्य को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पूछेगा इनमें से वेदों की संख्या, वेद क्या है? साहित्य है। वेदों की संख्या कितना होता है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद। इसमें से एक और प्रश्न क्या पूछता है, सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर पूछ ही दिया, सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन मतलब पुराना। सबसे लास्ट में किस वेद की खोज हुई, तो हुआ ऋग्वेद की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से जो प्रश्न कराएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, गायत्री मंत्र किस वेद में, तो उत्तर होगा ऋग्वेद में। तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विषय के बारे में जानकारी किस वेद से मिलती है, भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषय के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है ऋग्वेद से। यज्ञ की गतिविधि यानी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, इन सब की जानकारी किस वेद से, तो यजुर्वेद से। याद कैसे रखेंगे, यज्ञ में शुरू में आता है य, और यजुर्वेद में भी शुरू में य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। नेक्स्ट है, कौन सा वेद गद्य तथा पद में लिखा गया है, तो इसका भी उत्तर होगा यजुर्वेद। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है, यानी कि हमारा जो भारतीय संगीत है किस वेद के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं सामवेद। और जितना ये सब गायन वाला है किस वेद के अंतर्गत, मतलब जादू टोना तंत्र मंत्र का संबंध किस वेद से, तो इसका हो जाएगा अथर्ववेद। वेद से इतना ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, तो देखिए पहला प्रश्न वेद की संख्या 4, कौन कौन से आपको बता दिए। दूसरा प्रश्न पूजा पाठ यज्ञ की विशेषता वाले वेद, तो यज्ञ पूछेगा तो यजुर्वेद। पूछेगा संगीत, तो संगीत के लिए सामवेद। पूछेगा जादू टोना किसके अंतर्गत आता है, जितने भी तांत्रिक हैं जादू टोना ये सब किस वेद के, तो अथर्ववेद। पुराना वेद ऋग्वेद। भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषय के बारे में कौन से वेद जानकारी देता है, ऋग्वेद। तो ये सभी प्रश्न आपको वेद से पूछेगा। तो यहाँ से आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है वेदांग की संख्या कितना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। अगला सवाल पूछेगा कि भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन कौन है। महाकाव्य की संख्या पूछेगा 2, कौन कौन सा है, रामायण और महाभारत। अगला सवाल है रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, और वहीं पूछेगा महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। पुराणों की संख्या कितना होता है, तो इसका उत्तर होगा 18। आइए कुछ और प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ से पुराण से कुछ प्रश्न को देखते हैं। पूछेगा सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन पुराण कौन सा है। टोटल पुराण 18 होता है, सबसे प्राचीन पुराण होता है मत्स्य पुराण। कमेंट में बताइएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है। अगला सवाल है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछेगा एक मंडल पूछेगा और एक पूछेगा सूक्त। सूक्त पूछेगा तो 1024 मारिएगा, और मंडल पूछेगा तो 10 मंडल मारिएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 9वें। पूछेगा कि सूर्य देवता का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में। इस प्रश्न को आप लोग याद रखना। अगला सवाल है सूत्र ग्रंथों को क्या कहा जाता है, इसका अंतर्गत होगा कल्प। देखिए आपको बता दें यहाँ से हम लोग साहित्य वेद के बारे में कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं एनसीईआरटी के अंतर्गत सभी प्रश्न को कर लिए, जो आपके बीपीएससी टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे के वीडियो में बौद्ध साहित्य और जैन धर्म या बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। तो अभी लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर इस पर वीडियो आता रहेगा। और प्रत्येक इतिहास के कालखंड जब ख़त्म होगा तो फिर ज्योग्राफी का होगा, फिर ऐसे ही करके पॉलिटी का, फिर साइंस का, सभी का आपको इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी टीआरई के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न कराते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।